हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। आप देख रहे हो। तो आज हम इस चैप्टर को आज ये चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, अन्यथा पार्ट 2 या पार्ट 3 तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी है, कंप्लीट चैप्टर मैंने बताया है आपको, आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए, हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने इस चैप्टर फेडरलिज्म को, जो कि सेकंड चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से और वीडियो देखने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से अपनी एक्सप्लेनेशन करूँगा और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले देख लेते हैं थोड़ा ओवरव्यू क्या बोलता है। तो ओवरव्यू यही बताता है कि जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको पावर शेयरिंग के बारे में बताया था कि पावर कैसे शेयर की गई थी, ठीक है। और उसमें श्रीलंका और बेल्जियम का भी एग्जाम्पल दिया गया था, उसमें स्टोरी बताई गई थी। तो इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं फेडरलिज्म के साथ। फेडरलिज्म क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, और इंडिया फेडरल कंट्री है या नहीं है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज फेडरलिज्म। तो देखिए, कुछ भी पढ़ने से पहले हमको जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हमने देखिए पिछले चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जाना था, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में एक की चेंज किया गया था, मतलब एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया था, बदलाव किया गया था, जिसमें क्या किया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी पावर को थोड़ा कम कर दिया गया था, ठीक है। बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद होगा कि एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया था, बदलाव किया गया था पावर शेयरिंग के फर्स्ट चैप्टर में। क्या किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर को क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है कि यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव्स दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कम करके रीजनल गवर्नमेंट को दे दी गई थी, ठीक है। अब रीजनल गवर्नमेंट जो थी बेल्जियम में वो पहले से भी थी, इवन अर्लियर इट वाज एक्सिस्टेड, ठीक है। दे हैड देयर रूल्स एंड पावर्स, उनकी कुछ रोल्स होते थे और उसके पास भी कुछ पावर था, किसके पास, रीजनल गवर्नमेंट के पास। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन, ठीक है ना। मतलब जितनी भी पावर, मतलब कुछ पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले ली गई थी और किसको दे दी गई थी, रीजनल गवर्नमेंट को दे दी गई थी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, द changes took place in 1993 was that the regional government were given the constitutional power that were no longer dependent on the central government। मतलब कि 1993 में जो बेल्जियम में चेंज किया गया था वो क्या किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रीजनल गवर्नमेंट को दे दी गई थी। इसका मतलब कि वो जो पावर दी गई थी उस पावर को क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बोलेंगे, संवैधानिक शक्तियां बोलेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, जो कि जिसका मतलब था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी जो रीजनल गवर्नमेंट है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब कि अगर उसको कोई काम करना है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। बट अब ऐसा नहीं होगा। क्या कर दिया गया था, कुछ सेंट्रल पावर रीजनल गवर्नमेंट को दे दी गई थी। क्लियर है। देखो, दस द बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, ये लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको मेन चीज बता देता हूं कि जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक यूनिटरी, ठीक है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट और एक जो आप पढ़ रहे हो फेडरल गवर्नमेंट। क्लियर है। तो अब देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। मतलब जो केंद्र सरकार होगी उसके पास सारी पावर होती है, और अगर उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हो तो फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर होती है वो डिवाइड होती है, मतलब पावर शेयरिंग होता है, किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। दोनों को बराबर पावर दी जाती है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट
नहीं है। क्लियर हो गया? तो आपको पता चल गया होगा कि यूनिटरी क्या होती है और फेडरल क्या होती है। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि पहले बेल्जियम यूनिटरी था, लेकिन जब उसने कुछ पावर सेंट्रल की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, रीजनल गवर्नमेंट को दे दी, तो उसने अपना यूनिटरी से फेडरल में चेंज कर लिया। मतलब देखो साफ साफ लिखा है, द बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यूनिटरी था पहले, बाद में फिर वो चेंजेस करके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया। ठीक है, अब देखो श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज अ यूनिटरी सिस्टम। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि बेल्जियम ने बदलाव करके क्या कर लिया, फेडरल गवर्नमेंट बन गया। लेकिन श्रीलंका क्या बना, फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना, श्रीलंका क्या बना, यूनिटरी गवर्नमेंट ही रह गया। पावर किसके पास होगी, नेशनल गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आप देख सकते हो कि अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी की सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है, या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अब तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बी फेडरल सिस्टम। पिछले वाले चैप्टर को रिकॉल करिए, उसमें तमिल क्या चाहते थे कि पावर शेयरिंग हो, मतलब पावर का डिवीजन हो, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ था। तमिल चाहते थे कि फेडरल सिस्टम हो। फेडरल सिस्टम क्या होता है, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी जाती है। अब देखो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे फेडरलिज्म की डिफिनीशन है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मैंने जैसा बताया कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और उसके नीचे फिर जो होते हैं, जैसे कि अपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट, तो इनके बीच में पावर डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। क्लियर है? अब देखो, यूजली अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अक्सर देखा जाता है कि फेडरेशन में सिर्फ दो ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक सेंटर होती है और एक स्टेट होती है। लेकिन अपने यहाँ लोकल गवर्नमेंट भी है। लोकल गवर्नमेंट से जो ये पंचायती राज होता है, जो गाँवों में सरपंच चुने जाते हैं, ये सब लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जो देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश के लिए होती है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन नेशनल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द अदर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ provinces or states that look after the much day-to-day administrating of their state. Both these level of government enjoy their independent of the other. देखो, कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश के लिए होगी, ठीक है, उसके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, मतलब जो पूरे देश के लिए अच्छा होगा, उस पर वो कानून बनाएगी, उस पर वो डिसीजन लेगी। यहीं दूसरी तरफ जो अदर गवर्नमेंट होती हैं लेवल ऑफ प्रोविंसेस या स्टेट में, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखती हैं, मतलब जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे राज्य को चलाना है, वो देखती हैं। तो कहने का मतलब कि दोनों जो सरकारें होती हैं, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती। किस में डिपेंडेंट नहीं होती? फेडरलिज्म में, यूनिटरी गवर्नमेंट में वो डिपेंडेंट होती है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपको मैं कुछ बता देता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं और कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो फेडरलिज्म को फॉलो करती हैं। तो देखो, फेडरलिज्म को कौन कौन करता है? यूएसए करता है, अमेरिका, ठीक है, कनाडा करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये कनाडा है, ठीक है, ये रशिया है। जिस जिसमें लाल दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ब्राज़ील में भी फेडरलिज्म है, रशिया में भी है। इंडिया में हम कह नहीं सकते, क्योंकि आधी चीज़ें हमारे पास यूनिटरी गवर्नमेंट की है और आधी चीज़ें क्या है, फेडरलिज्म की है। तो हम इसीलिए उसको बोलते हैं क्वाजी फेडरल, मतलब कि आधा यूनिटरी है और आधा फेडरलिज्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, in this sense federation are contrasted with the unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central government. जो मैंने आपको पहले बताया है, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं कि जो यूनिटरी सिस्टम में होता है, सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और अगर मान लीजिए उसकी सब यूनिट्स हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, तो वो
किससे पावर लेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पावर देगा, वो सारी जो गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करेंगी। लेकिन फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता, वो फेडरलिज्म में सारी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती हैं, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। क्लियर है? अब देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। यूनिटरी में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंशियल या फिर लोकल गवर्नमेंट के लिए भी ऑर्डर पास कर सकता है, बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिफरेंशिएट है। अगर पेपर में पूछते हैं आपसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, तो ये डिफरेंशिएशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सारी पावर जो होती है वो किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पे होती है, और फेडरलिज्म में सबके हाथ में होती है, डिवीजन ऑफ पावर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है, लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं कर सकती। जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट, वो डिपेंडेंट है, वो ऑर्डर नहीं मान सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, लेकिन ना, बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कांट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती कि आप ऐसा काम करो, वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती है, जिससे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होता, मतलब जिम्मेदार नहीं होता है, कुछ भी काम करे तो उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। फेडरलिज्म में दोनों जो सरकारें होती हैं वो लोगों के लिए जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, इसलिए। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब देखिए, कुछ हम फेडरलिज्म के फीचर देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं। तो ये पेपर में आपके आएगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो आपको यही सारी फीचर्स लिखने हैं। तो देखो, फेडरलिज्म में सबसे पहली बात कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 या मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, कहने का मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट हो। ठीक है, 2 भी हो सकती हैं, सेंटर और स्टेट भी हो सकती हैं, और किसी किसी में 3 होती हैं, जैसे कि भारत में। क्लियर है? क्या बोलता है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ये सेम सिटीजन के ऊपर ही क्या करती हैं? गवर्न करती हैं। ठीक है, अब भारत में कोई भी सरकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, भारत के लोगों के लिए ही ना गवर्न कर रही है, लोगों के ऊपर ही ना गवर्न कर रही है, लेकिन अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में, अपने अपने न्याय अधिकार में। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो गई, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, वो पंजाब वाले एरिया में वो डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे भारत में डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब कि इनका अपना अपना एक क्षेत्र होता है कि कहाँ कौन काम करेगा। ठीक है, ठीक है, एक स्पेसिफिक मैटर में, चाहे वो कानून बनाने का हो, चाहे टैक्स कलेक्ट करने का, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि द ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब किसकी कितनी, मतलब कौन किस क्षेत्र में रूल करेगा, गवर्न करेगा, ये सब चीजें कहाँ दी हैं? तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सबसे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कहाँ पर रूल करेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। ठीक है, सो द एक्सटेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस है और अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, मतलब संविधान में बताया हुआ है, उसको कोई बदल नहीं सकता। क्लियर है? चौथी क्या चीज़ है कि जो फंडामेंटल प्रोविजन है, मतलब जो मेन प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको कैन नॉट बी यूनिलेटरी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि संविधान में जो मेन चीज़ें हैं उसको मतलब अपने आप, मतलब कोई भी एक सरकार बदल दे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बदल दे, या स्टेट गवर्नमेंट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे बदल दे, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बिना पूछे बदल दे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा करने के लिए दोनों को एक दूसरे की कंसेंट लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब कि दोनों की एक दूसरे की क्या लेनी पड़ेगी?
एग्री करना पड़ेगा कि हाँ आप सहमत हो या नहीं हो। अगर एक भी सहमत नहीं होता तो वो फंडामेंटल जो प्रोविजन है, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो कानून है, जो प्रोविजन है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो ये हो गई फोर्थ प्रोविजन। अब फिफ्थ प्रोविजन क्या बोलता है दोस्तों कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनके पास संविधान को बदलने की शक्ति है एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स की भी पावर इनके पास, कोर्ट के पास है। ठीक है, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर्स। तो फेडरलिज्म की एक विशेषता ये भी है कि कोर्ट क्या कर सकता है, संविधान में बदलाव कर सकता है, और जो कोर्ट होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वो एक एम्पायर का काम करते हैं। जैसे देखते हो खेल में क्या होता है कि अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, विवाद हो गया, तो वो जो एम्पायर होता है उसको क्या करवाता है, समझौता करवाता है। तो यहाँ पर भी अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई हो गई, किसी बात को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई विवाद हो गया, तो कोर्ट जो है उसको क्या करवाती है, उसमें समझौता करवाती है। ठीक है, उसको डिसाइड करवाती है। क्लियर है? तो ये पांचवा फीचर हो गया। सिक्स फीचर क्या हो गया कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देखो, जो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या होती है, एक स्पेसिफाइड मतलब पर्टिकुलर एरिया होता है कि आपको कहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में ही टैक्स कलेक्ट कर सकती है, किसी और राज्य से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती। तो अगर उनको टैक्स कलेक्ट करने की इंडिपेंडेंट है, इसका कहने का मतलब कि वो उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, मतलब कि उस पर उनका ऑटोनॉमी है, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। क्लियर है? ये सिक्स फीचर हो गया। सेवंथ फीचर और लास्ट फीचर है वो क्या है कि द फेडरल सिस्टम दस इज डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम का दो उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य है कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला उद्देश्य क्या होता है कि जो यूनिटी है कंट्री की, जो देश की एकता है, उसको बचाए रखना और उसको बढ़ाना, पहला उद्देश्य ये है। वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और इसके साथ साथ रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करना, बढ़ाना। क्लियर है? ठीक है, देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि टू सेफगार्ड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, और दूसरा कि रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करना। तो ये जो दो एस्पेक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। अगर ऐसी चीज़ें नहीं है तो वो जो कंट्री है वो फेडरलिज्म कंट्री नहीं बन सकती। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखो, पावर शेयरिंग से बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ा सोल्यूशन होता है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया था, तो उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या नहीं आया था, कोई भी सिविल वॉर नहीं हुआ था। लेकिन श्रीलंका में वहीं पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने पावर शेयर करने से मना कर दिया था, और आपको पता है कि सिविल वॉर हो गया था। ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए थे। तो इसका कहने का मतलब कि गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है, और दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और एक दूसरे पर इनको भरोसा होना चाहिए कि हाँ एग्रीमेंट जो भी हुआ है हमारे बीच में, वो इसका पालन करेंगे। ठीक है, एन आइडल फेडरल सिस्टम, एक आइडल फेडरल सिस्टम वही होता है जहाँ पे दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, मतलब भरोसा हो, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और साथ में रहने का समझौता हो, एग्रीमेंट हो कि हम साथ में रहकर काम करेंगे। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपना डोमिनेंस क्रिएट करेगा और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे में आपस में ही लड़ने लगेंगे, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट बैलेंस होता है पावर का बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। जो बैलेंस होता है एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में बना रहता है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। ये बैलेंस जो होता है किस पर डिपेंड करता है, उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उस ऐतिहासिक उस पर मतलब बना हुआ है जिसपे फेडरेशन बना हुआ है, जैसे जिससे फेडरेशन बनाया गया है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैज बीन फॉर्म। यहाँ पे दो प्रकार के रूट्स बताए गए हैं जिससे फेडरेशन को बनाया जा सकता है। पहला, द फर्स्ट रूट्स इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फॉर्म बिग यूनिट। जहाँ पे फेडरेशन कम बन सकता है जब बहुत सारे जो
इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो साथ में आए और एक बड़ा यूनिट बना दें, जैसा कि अमेरिका में है, ठीक है ना। सो दैट पीपल बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, इंक्लूड यूएसए, ये कहाँ कहाँ है, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और वो मिलकर एक बड़ी बॉडी को, बड़ा यूनिट को बना देते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं, जिन्होंने मिलकर क्या किया है कि यूएसए को बनाया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बनाया है। ऐसा ही सेम चीज़ स्विट्जरलैंड में भी किया गया है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक आपको? तो आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस यूजली हैव इक्वल पावर, इन सब के पास बराबर की शक्ति होती है, और वाइस विज द फेडरल गवर्नमेंट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, सबके पास बराबर की शक्ति होती है। अब दूसरी चीज कैसी है कि कैसे फेडरलिज्म को बनाया जा सकता है, तो वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ये भारत हम एग्जांपल ले सकते हैं, भारत बहुत बड़ा देश था, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया कि भारत को ही डिवाइड कर दिया गया अलग अलग राज्य में। तो ऐसे भी फेडरेशन बनाया जा सकता है, दो प्रकार से फेडरेशन को बनाया जा सकता है, जैसा कि पहले जो एक बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो मिलकर एक कंट्री बना दें, और एक कंट्री है जो मिलकर छोटे छोटे राज्य बना दे, तो ये दूसरा होता है, जैसा कि इंडिया में है, स्पेन में है, बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर। तो इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो दोस्तों आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू मोर पावरफुल। और दूसरे में क्या होता है, जो होल्डिंग टुगेदर वाले में होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, भले ये फेडरलिज्म है लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। अब आप एग्जाम्पल इंडिया का ही देख सकते हो, अपने यहाँ सबके पास इंडिपेंडेंट पावर है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है अपने भारत में, ठीक है। तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया। वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सबके पास बराबर की पावर नहीं होती है, अनइक्वल पावर होती है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर दी गई थी, जैसा कि आप देख सकते थे अभी तक जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था लेकिन अब नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भारत को एक फेडरल देश बनाती हैं, फेडरल कंट्री बनाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।